एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सैम एकेडमी पे। आज हम लोग क्लास 11th के लिए हिंदी कोर का विषय है जो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कल जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। इसलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला ये पैसेज है शुरू में, अपठित गद्यांश जिसको किताब में नहीं दिया गया होगा, ये कहीं से भी उठा के दे देता है। ठीक है, तो इसको पढ़ के और समझ के और आंसर करना है इसी से। ठीक है, तो इसमें पहले देख लेते हैं हमको क्या लिखा गया है इसमें। बोला चरित्र निर्माण की शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, चरित्र निर्माण ही है ना, यानी कि कैरेक्टर का डेवलपमेंट ही होना चाहिए मेन तुम्हारा। चरित्र का मतलब इसका उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा एजुकेशन जो है वो हमारे कैरेक्टर में दिखे। ठीक है, केवल किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है, लेना पर्याप्त नहीं। यदि व्यक्ति का चरित्र उज्ज्वल नहीं है तो उसकी विद्या समाज के लिए घातक हो सकती है। ठीक है, एक चरित्रवान व्यक्ति ही समाज और राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सकता है। जिसका चरित्र बढ़िया हो, ठीक है, वो अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ दे सकता है। ठीक है, अनुशासन, सत्यनिष्ठा, परोपकार चरित्र के मुख्य स्तंभ है। ठीक है, किसी का चरित्र अगर बेहतर है तो उसमें क्या क्या नजर आने चाहिए? अनुशासन होना चाहिए, सत्यनिष्ठा होना चाहिए और परोपकारी जीवन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि लोगों का तकलीफ खुद का तकलीफ ऐसा लगे। ठीक है, तो इस तरह के लोग होने चाहिए। बोला है आधुनिक युग में युवा, आधुनिक युग में जो है ना युवा वर्ग, आधुनिक युग में आधुनिक युग में युवा पीढ़ी को इन मूल्यों को अपनाने कर सकता है। आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें युवा वर्ग को इन चीज़ों को अपने अंदर समाहित करने की निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, ये सब अपने अंदर समाहित करना चाहिए ताकि बेहतर समाज का निर्माण कर सके। ठीक है, तो इसी से एक प्रश्न है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ठीक है, तो शिक्षा का वास्तविक जो उद्देश्य है ना, धन कमाना एकदम नहीं होना चाहिए। ठीक है, केवल धन कमा के क्या करना है, केवल किताबी ज्ञान ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चरित्र निर्माण होना चाहिए, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे कैरेक्टर में दिखना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समाज के लिए विद्वता घातक हो सकती है ना? क्या घातक हो सकती है समाज के लिए? अनपढ़ व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि ये घातक हो सके, पहले के तो जमाने में लोग अनपढ़ थे। ठीक है, चरित्रहीन विद्वान की, एक विद्वान ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसका चरित्र क्या हो, खराब हो। ठीक है, वो क्या हो सकता है, समाज के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चरित्र के मुख्य स्तंभ कौन कौन से है ना, तो अभी हम लोग पढ़े हैं चरित्र के जो मुख्य स्तंभ है वो अनुशासन, सत्यनिष्ठा और परोपकार है। ये दोनों है, यानी कि उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्र की उत्पत्ति में कौन योगदान दे सकता है? ठीक है, राष्ट्र की जो उत्पत्ति हो सकती है यानी कि बेहतर राष्ट्र के लिए स्वार्थी व्यक्ति इसमें योगदान दे सकता है, गलत बात। आलसी व्यक्ति, गलत बात। ठीक है, चरित्रवान व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। अब फिर है एक, फिर एक ये आया है गद्यांश है, ये पद्यांश है। ये क्या है, चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। ठीक है, ये कविता टाइप से इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और इसी से आंसर लिखना है, यानी कि समझना है। ठीक है, देखते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नया प्रात है, नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मोटिवेट कर रहा है यहाँ के युवाओं को कि उठो, जागो और बेहतर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ो। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कवि अमर सपूतों से क्या करने का आह्वान कर रहा है, यानी कि ये क्या करने के लिए कह रहा है यहाँ पे कवि। ठीक है, तो विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए नहीं, नया निर्माण करने का। ठीक है, नया नया निर्माण करने का कह रहा है कवि, है ना, कि डेवलपमेंट का कार्य करो। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नया प्रात किसका प्रतीक है? नया प्रात जो है किसका प्रतीक है, तो नई शुरुआत और आशा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कवि किसके जीवन में नौ प्राण भरने की बात कर रहा है? कवि जो है ना किसके जीवन में नौ प्राण मतलब नया प्राण, नया जान भरने की बात कर रहा है, तो जन जन के, सभी लोगों के, है ना। जन जन के मतलब क्या हो जाएगा, सभी लोगों के, केवल अमीरों के लिए नहीं हो जाएगा,
पशु पक्षियों के लिए नहीं होगा, स्वयं के लिए नहीं, जन जन यानी सभी लोगों के लिए। ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट है कविता में नई आस का क्या अर्थ है? ठीक है, नया जो आस है उसका क्या अर्थ है? पुरानी उम्मीद नहीं, निराशा नहीं, भय भी नहीं, क्या हो जाएगा? नई आशा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था? तो पहली बार जो प्रिंटिंग प्रेस आया था ना, वो कहाँ आया था? तो गोवा में आया था। ठीक है, ये अब तुम्हारी किताब से है, क्वेश्चन सारे किताबों से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, समाचार पत्र की हेडलाइन का क्या अर्थ होता है? तो समाचार पत्र की जो हेडलाइन होता है ना, वो समाचार भेजने की अंतिम समय सीमा होती है ना। डेडलाइन का मतलब क्या होता है? डेडलाइन बोला है, हेडलाइन हम बोल दिए, सॉरी। तो समाचार पत्र की डेडलाइन का क्या अर्थ होता है? समाचार भेजने की अंतिम समय सीमा होती है। ठीक है, डेडलाइन का मतलब भी होता है अंतिम समय सीमा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ठीक है, यानी कि सूचनाओं को कलेक्ट करके, जैसे रिपोर्टर जो लोग होते हैं ना, वो लोग घटनास्थल पे जाके क्या करते हैं? आंखों देखा हाल लेते हैं और वहाँ के लोगों से पूछते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जिम्मेदारी किसकी होती है? ये सारा चीज़ रिपोर्टर का होता है, यानी कि संवाददाता को होता है। ठीक है, हिंदी से उसको संवाददाता कहते हैं और इंग्लिश में रिपोर्टर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जनसंचार, जनसंचार का मतलब होता है लोगों तक खबर पहुंचाना। ठीक है, तो जनसंचार का सबसे आधुनिक और लोकप्रिय माध्यम कौन सा है? तो आजकल जो है ना, किसी को सूचना भेजना हो ना, तो रेडियो के माध्यम से नहीं हो पाएगा। ठीक है, समाचार पत्र के से भी नहीं हो पाएगा बेहतर तरीके से, ना ही सिनेमा से हो पाएगा। इंटरनेट अभी सबसे फास्ट एंड फ्यूरियस है। ठीक है, तुरंत एकदम फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम वगैरह में जितना भी एप्लीकेशन है सोशल मीडिया पे, वो बहुत ही फास्ट काम करते हैं। लोगों में इसका वर्चस्व ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फीचर लेखन की शैली कैसी होनी चाहिए? ठीक है, फीचर लेखन की शैली कैसी होनी चाहिए? तो नीरस नहीं होना चाहिए, लोग डिसअपॉइंट ना हो जाए पढ़ के। ठीक है, मनोरंजक और कथात्मक होनी चाहिए। ठीक है, मनोरंजक होना चाहिए, पढ़ के लोगों को आनंद भी आए या फिर इफेक्टिव लगे। ठीक है, ऐसा ऐसा फीचर होना चाहिए लेखन का। ठीक है, नेक्स्ट बोला है, किसी सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख कहाँ किया जाता है? देखो, किसी सरकारी पत्र में विषय का जो उल्लेख होता है ना, वो संबोधन से पहले किया जाता है। ठीक है, संबोधन से पहले। नेक्स्ट है, लाइव का क्या अर्थ है? लाइव का जो अर्थ होता है ना, वो घटना जो हो रहा है वहाँ पे सीधा प्रसारण करवाना। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो है ऑप्शन नंबर बी में, घटना का सीधा प्रसारण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रिंट माध्यम मुद्रित माध्यम की क्या सीमा है? ठीक है, यानी प्रिंट जो माध्यम है उसमें क्या लिमिटेशन है, यानी क्या उसमें दिक्कत आ सकता है? तो निरक्षरों के लिए यह क्या है? अनुपयोगी है, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों के लिए ये तो अनुपयोगी हो जाता है ना। बट ये थोड़ा मोड़ा उपयोगी होता है जब कोई साक्षर व्यक्ति पढ़े और ये सुन के उसको अमल कर ले। ठीक है, ये होता है प्रिंटिंग माध्यम का ये सीमा है कि निरक्षरों के लिए ये उपयोगी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? ठीक है, जितने भी पहले फिल्म आते थे ना, उसमें सिर्फ फोटोज आते थे, वीडियोज आते थे, उसमें साउंड नहीं होता था। ठीक है, पहली बार कोई साउंड वाला अगर मूवी आया तो वो है आलम आरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पीत पत्रकारिता, है ना, यानी कि येलो जर्नलिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सनसनी फैलाकर पाठक खींचना, यानी सनसनी फैलाकर पाठक खींचना। गंभीर समाचार देना ये नहीं होगा, कृषि की जानकारी देना ये भी नहीं होगा, धार्मिक प्रचार करना ये भी नहीं होगा। सनसनी फैलाकर पाठक खींचना। ठीक है, यानी कि ऐसा खबर देना जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो, है ना, ऐसा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बुक से ही ये सब, नमक का दरोगा कहानी में बंसीधर को किस पद पर नियुक्ति मिली थी? यानी कि बंसीधर जो था ना, उसको किस पे नौकरी मिला था? तो दरोगा में मिला था। ठीक है, ये चैप्टर का ही नाम है, नमक का दरोगा। ठीक है, तो उसमें किस में नौकरी मिली थी? क्लर्क में नहीं, सिपाही में नहीं, ठीक है, जमादार में नहीं, दरोगा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट बोला है, मियां नसरुद्दीन कितनी तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे? देखो, इस किताब में यहाँ पे 11 में, मियाँ जो नसरुद्दीन है ना, वो 56 तरह की रोटियों को बनाने के लिए प्रसिद्ध था। 56 तरह की रोटी वो बना सकता था। ठीक है, ये बहुत ही काबिल तारीफ काम है 56 तरह की रोटी बनाने का। नेक्स्ट है, गलता लोहा
कहानी के लेखक कौन है ना। कहानी 11 में हिंदी में कि गलता लोहा, इसका जो लेखक है वो है शेखर जोशी है। कौन है? शेखर जोशी। प्रेमचंद नहीं होगा इसमें, कृष्णा सोबती नहीं होगा, मनु भंडारी भी नहीं होगा। बाकी ये सब तो बहुत फेमस नाम है, लेकिन गलता लोहा के जो लेखक है वह शेखर जोशी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कबीर ने इंसान के कितने स्वरूपों को माना है ना। कबीर ने, अच्छा ईश्वर के, है ना, कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को माना है? तो उसने माना है एक स्वरूप, है ना, सभी एक है ना। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, इस तरह करके उनका दोहा होता था। वो सबको सेम मानते थे, ठीक है, सब एक है ऐसा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई ने अपना आराध्य किसे माना है ना। मीराबाई ने अपना आराध्य किसे माना है? तो श्री कृष्ण को माना है ना। मीरा कृष्ण के ही प्रेम के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, घर की याद कविता कवि ने किस दौरान लिखी थी, है ना। तो घर की याद जो कविता है, ये कविता कवि ने किस दौरान लिखी थी? तो तीर्थ यात्रा के दौरान नहीं, जल प्रलय में, है ना। अच्छा, जल प्रवास के दौरान, अच्छा जेल प्रवास के दौरान, ठीक है। जब वो जेल से प्रवास कर जा रहे थे, एक जेल से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था, तो उस समय वो घर की याद में एक कविता लिखे थे, ठीक है, जिसे जेल प्रवास के दौरान कह सकते हैं। इसी के दौरान वो लिखे थे, घर की याद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट बोला, सबसे खतरनाक कविता। सबसे खतरनाक कविता में कवि कौन है? तो सबसे खतरनाक कविता में कवि है पास, ठीक है। कविता का नाम है सबसे खतरनाक, उसका जो कवि है ना उसका नाम है पास। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित पंडित अलोदी अरे, पंडित अलोपीदीन को किस पर अखंड विश्वास था, ठीक है। पंडित अलोपीदीन जो था ना, उसको किस चीज पे ज्यादा विश्वास था, है ना। तो वो क्या था? धन पर, ठीक है, यानी कि लक्ष्मी पर। इस चीज पर विश्वास था, ना ही न्याय पर, ना ही ईमानदारी पर, ठीक है, लक्ष्मी पर विश्वास था, यानी कि धन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मियां नसरुद्दीन पाठ में मियां नसरुद्दीन को क्या कहा गया है? तो खानदानी नानबाई कहा गया, ठीक है, खानदानी नानबाई। ये रोटियों के लिए 56 टाइप से ये रोटी बनाने में सक्षम थे, ठीक है। तो रोटियों का राजा नहीं कहा गया है, महान दार्शनिक नहीं, बड़ा व्यापारी नहीं, खानदानी नानबाई कहा गया, ठीक है, यानी रोटियों को बनाने वाला। 56 टाइप से ये रोटी बना लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर से पूर्व किस गायिका का दबाव था? तो लता मंगेशकर से पूर्व जो थे वो आशा भोसले नहीं, नूर जहां का दबाव था, ठीक है, नूर जहां का। शमशाद बेगम भी नहीं, सुरैया का भी नहीं, ये सब सिंगर के नाम है, ठीक है। लेकिन लता मंगेशकर से पहले अगर किसी का दबदबा था सिंगिंग के एरिया में, तो वो कौन? नूर जहां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में चेजो किसे कहा गया, ठीक है। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में चेजो किसे कहा गया? तो कुआं खोदने वाले विशाल कारीगर को, ठीक है। कुआं खोदने वाले जो विशाल कारीगर होते थे ना, कुशल कारीगर, जिनके पास अक्ल था, हुनर था कुआं बनाने का, उसे कहा गया है चेजो, ठीक है। पानी के बर्तन को नहीं कहा गया, रेगिस्तान की मिट्टी को नहीं, वर्षा के जल को नहीं कहा गया, कुआं खोदने वाले कुशल कारीगर को, ठीक है। वैसे लोग जो कुआं खोद सके, और वो भी राजस्थान में बहुत ज़्यादा लंबा डीप कुआं खोदा जाता था, आसानी से पानी नहीं मिलता, ठीक है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरी के पन्ने की लेखिका एनी फ्रैंक किस समुदाय से थी, ठीक है। तो जो एनी फ्रैंक है वो ईसाई से बिलोंग करती थी, या मुस्लिम से, या फिर यहूदी या पारसी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यहूदी थी वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगाड़े की तरह बजते शब्द किसकी रचना है? तो नगाड़े की तरह बजते शब्द किसकी रचना है? तो ये इसको लिखा किसने है? तो निर्मला पुतल, सुमित्रा नंदन पंत, भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर त्रिलोचन? तो इसको लिखा है किसने? निर्मला पुतन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र किस आंदोलन के कारण जेल गए थे? तो भवानी प्रसाद मिश्र किस आंदोलन के कारण जेल गए थे? तो कौन सा वो आंदोलन किए थे? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर खिलाफत आंदोलन? तो ये जेल गए थे, ये सभी आंदोलनों में शामिल थे, लेकिन ये जेल चले गए थे भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारे गाढ़े काम सरेगा में हारे गाढ़े का अर्थ क्या है, ठीक है। हारे गाढ़े काम सरेगा में हारे गाढ़े का अर्थ क्या है, यानी हारे गाढ़े का मतलब क्या हो सकता है? हर समय,
या फिर कठिनाई में या फिर खुशी में या फिर हार जाने पर। तो इसमें इसका अर्थ हो जाएगा कठिनाई में, ठीक है। हारे गाड़े मतलब क्या हो जाएगा, कठिनाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अकमहा देवी, है ना। अकमहा देवी किस भाषा की कवित्री थी, यानी अकमहा देवी जो कवि है ना, कवित्री है ये। तो ये किस भाषा की थी, हिंदी की थी, कन्नड़ की थी, तमिल थी या मराठी थी। तो ये थी कन्नड़ भाषा की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थेर पंचाली फिल्म की शूटिंग कितने साल तक चली थी, है ना। एक फिल्म है पत्थेर पंचाली, इस फिल्म की जो शूटिंग है वो 1 साल चली, 2.5 साल, 5 साल या 6 साल चली थी। तो ये फिल्म की शूटिंग 2.5 साल चली थी, ठीक है। यानी कि 30 महीने लगभग, ठीक है, 30 महीने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रजनी पाठ में किस समस्या को उठाया गया है, यानी कि रजनी एक चैप्टर है, ठीक है, जिसमें एक समस्या को निखारा गया है। वो समस्या क्या है, दहेज प्रथा, शिक्षा का व्यावसायीकरण, गरीबी या फिर भ्रष्टाचार, है ना। तो ये है शिक्षा का व्यवसायीकरण, यानी कि आजकल के स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, पैसे को लेके ज़्यादा होड़ रहता है, ठीक है। पैसे, सब कुछ तुमको लेना पड़ेगा पैसा से ही, ठीक है। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जामुन का पेड़ किस विधा की रचना है, ठीक है। तो जामुन का पेड़ एक चैप्टर है, वो किस विधा की रचना है, ये संस्मरण है या फिर हास्य व्यंग कथा है या फिर उपन्यास है या फिर कविता है। तो ये क्या है, एक हास्य व्यंग कथा है ये, ठीक है। ये हंसने वाला, ये यानी कि कॉमेडी टाइप से, एक कहानी टाइप से, ठीक है। ये हास्य व्यंग कथा है, एक कहानी है, कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 38 कह रहा है कुई की चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग होता है ना। कुई की चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग होता है, तो दुब घास, खीप घास या फिर सरकंडा घास या फिर मुंज घास। तो यहाँ क्या हो जाएगा, खींप घास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा, है ना। वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर नागेंद्र ने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि ये क्या है, वाणी का डिटेक्टर है, ठीक है। यानी कि इसको बोलने की शैली बहुत बेहतर आती है और बातों को पकड़ने की भी शैली बहुत बेहतरीन तरीके से आती है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संगीत में सुर कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सुर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है सरोजनी नायडू या फिर लता मंगेशकर या फिर सुब्बुलक्ष्मी या फिर बेगम अख्तर। तो यहाँ पे हो जाएगा सुर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है कौन, लता मंगेशकर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 40 क्वेश्चन पूरे हुए, ठीक है। तो रिवीजन करके जाना और कल बेहतर से बेहतर तरीके से टिक मारना। बेस्ट ऑफ लक सबको।